हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 का पार्ट 2 करेंगे। हम पढ़ रहे थे ग्रांट्स इन एड, इसी को हमें अभी कंटिन्यू रखना है। जो हमने अभी तक देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस किस को ग्रांट दे सकती है। अब हमें देखना है कि जिन इंस्टीट्यूशंस को ये ग्रांट मिलता है उनके अकाउंट्स का कैसे ऑडिट होता है, क्या उन्हें रिपोर्ट्स सबमिट करनी होती है, उससे रिलेटेड हमें टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें ग्रांट मिलती है। तो इनके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कौन कौन कर सकता है? सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कैग, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का पीएओ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो गारंटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके अकाउंट्स की इंस्पेक्शन कौन करेगा? सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कैग और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो पीए होता है वो भी इंटरनल ऑडिट कर सकता है। अब हमें पढ़ना है ऑडिट बाय कैग कैसे होता है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, डीपीसी एक्ट का है, क्योंकि ये पार्ट जो हमारा डीपीसी एक्ट है उसके सेक्शन 14 में कहा गया है कि कैग ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस के अकाउंट को ऑडिट करेगा अगर उस इंस्टीट्यूशन को जो ग्रांट या लोन मिली है उसकी अमाउंट 25 लाख है या 25 लाख से ज़्यादा है, और ये जो अमाउंट है उस इंस्टीट्यूशन के जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसके 75% से ज़्यादा है तब, या फिर जो फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में उस इंस्टीट्यूशन को जो ग्रांट या लोन मिला है उसकी अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से जब ज़्यादा होती है तब उन इंस्टीट्यूशंस का कैग ऑडिट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 14 क्या कहता है कि अगर जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशन है उसे ग्रांट या लोन कितना मिले, 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा, और जो ये अमाउंट है उस इंस्टीट्यूशन के टोटल एक्सपेंडिचर के 75% से ज़्यादा होती है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल ईयर में ग्रांट या लोन मिल रहा है वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तब कैग उस इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करता है। और साथ में सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर कैग किसी इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करता है तो उससे नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी वो उस इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा, चाहे ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है नहीं हो रही, तब भी कैग उस इंस्टीट्यूशन के अगले 2 साल के लिए भी अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, PC5 में भी, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। PC5 में डीपीसी एक्ट है हमारे सिलेबस में, तो वहाँ पे भी ये पूछ सकते हैं सेक्शन 14, तो इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट चीज़, डीपीसी एक्ट के सेक्शन 15 के क्लोज 1 में कहा गया है कि कैग के पास ये अथॉरिटी है कि वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का स्क्रूटिनाइजेशन कर सकता है कि क्या उसने जब ग्रांट दिया था, ग्रांट सैंक्शन किया था तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया था, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं ग्रांट्स की, तो ये सब कुछ कैग स्क्रूटनाइज कर सकता है। तो यानी कि कैग क्या करेगा? सेक्शन 15 क्लोज 1 में क्या कहा गया है? कैग स्क्रूटनाइज करता है उन प्रोसीजर्स को जिन प्रोसीजर्स के थ्रू सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने ग्रांट सैंक्शन की है, चेक करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। अब हमने देखा कि कंडीशंस है ना कि कैग किन का ऑडिट करता है, ग्रांटी अकाउंट, लेकिन जिनका कैग ऑडिट नहीं कर सकता उनका ऑडिट कौन करेगा अकाउंट? तो उन ग्रांटी इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट ऑडिट कोई भी सीए कर सकता है, वो गारंटी इंस्टीट्यूशन की चॉइस होगी, वो अपने किसी भी प्राइवेट सीए से अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। अब हमें देखना है इनके जो एनुअल अकाउंट्स होते हैं उनकी सबमिशन का कैसे टाइम शेड्यूल रहता है। तो जो एनुअल अकाउंट है उसकी सबमिशन ऑडिट ऑफिस को कब तक होनी चाहिए? 30 जून तक। और फिर इन एनुअल अकाउंट्स फिर एनुअल रिपोर्ट इशू होती है, और कैग का ऑडिट सर्टिफिकेट इशू कब तक होना चाहिए? 31 अक्टूबर तक। फिर ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है इसकी सबमिशन की जाती है, और साथ के साथ जो ऑडिटेड अकाउंट होता है उसकी सबमिशन कहाँ होती है? नोडल मिनिस्ट्री को। कब तक? 31 दिसंबर तक। और फिर जो नोडल मिनिस्ट्री होती है इन डॉक्यूमेंट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनुअल अकाउंट्स का जो सबमिशन होगा ऑडिट ऑफिस को कब तक होगा? 30 जून तक। फिर
एनुअल रिपोर्ट इशू की जाएगी और कैग का ऑडिट सर्टिफिकेट इशू होगा 31 अक्टूबर तक। और फिर जो ये एनुअल रिपोर्ट है और ऑडिटेड अकाउंट है ये नोडल मिनिस्ट्री को सबमिट होगा 31 दिसंबर तक। और फिर ये जो नोडल मिनिस्ट्री है इन डॉक्यूमेंट्स को, इन अकाउंट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश करेगी। नेक्स्ट इज़ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ग्रांट्स नॉन रेकरिंग भी हो सकती है या रेकरिंग भी हो सकती है नेचर में। तो जो नॉन रेकरिंग ग्रांट्स होती हैं तब जो ग्रांटी इंस्टीट्यूशन होता है उसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 12 महीनों के अंदर अंदर। यानी कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तो उससे 12 महीनों के अंदर अंदर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। और रेकरिंग ग्रांट्स के केस में क्या होता है, जो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो मनी को रिलीज़ तभी करेगी जब प्रीवियस ईयर का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी वो अगले ईयर में मनी रिलीज़ करेगी। अगर जो ग्रांट की टोटल अमाउंट है उसका 75% से ज़्यादा रिलीज़ करना होता है मनी, तब उसके लिए 2 चीज़ें लेनी पड़ती है। पिछले साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, साथ के साथ एनुअल ऑडिटेड स्टेटमेंट उस ग्रांटी इंस्टीट्यूशन की। यानी कि ग्रांटी इंस्टीट्यूशन को अगर 75% जो 75% से भी ज़्यादा अमाउंट लेनी होती है, एक टाइम पे ही रिलीज़ लेना होता है मनी का, तो उसे पहले पिछले साल का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, साथ में अपनी ऑडिट स्टेटमेंट भी। किन केसेस में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी? अगर जो ग्रांट या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो रिम्बर्समेंट बेसिस पे रिलीज़ किया जाता है। यानी कि पहले उस ग्रांट का यूज़ होगा और फिर उसका रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम किया जाता है और तब मनी रिलीज़ होती है। जब ऐसे केसेस होते हैं तो उनमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। और डीपीटी स्कीम्स में भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना पड़ता। स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर सेंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है तब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कब सबमिट करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है किसी सेंट्रल स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब सबमिट करना पड़ेगा। और अगर जब सेंट्रल ग्रांट मिली हो स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन वो जो एक्सपेंडिचर है किसके थ्रू करवा रही है, लोकल बॉडीज़ या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से काम करवा रही है स्टेट गवर्नमेंट, तब स्टेट गवर्नमेंट को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। तो इन 2 कंडीशंस में स्टेट गवर्नमेंट को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। एक तो जब उसे कोई सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंट करनी हो, और एक तब जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसी लोकल बॉडी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करवाती है तब। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट गारंटी इंस्टीट्यूशंस को सबमिट करानी पड़ती है फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, इसको याद रखना है। परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट कब सबमिट करवानी पड़ती है? फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होते ही 6 महीनों के अंदर अंदर। लेकिन जो अगर रेकरिंग ग्रांट है और उसकी अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से कम होती है तब इस रिपोर्ट को सबमिट कराना ज़रूरी नहीं होता, तब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से ही काम चल जाता है। उस केस में यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही काफ़ी होता है। यानी कि अगर रेकरिंग ग्रांट है और उसकी अमाउंट 25 लाख या 25 लाख से कम होती है तब परफॉर्मेंस कम अचीवमेंट रिपोर्ट सबमिट करानी ज़रूरत नहीं होती, यूसी से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा होती है तब करानी पड़ेगी और विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज़ अगर कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट किसी प्राइवेट या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट देती है और उस ग्रांट की जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 50 लाख से कम है, तब उस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है कि हमने इतने फंड्स प्रोवाइड किए हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को। यानी कि जब भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी प्राइवेट या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट देते हैं और उस ग्रांट की अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा होती है लेकिन 50 लाख से कम,
तब उस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है कि कितने फंड्स उन्हें प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर जो प्राइवेट या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को जो ग्रांट मिल रही है वो ग्रांट की अमाउंट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होती है, तब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की एनुअल रिपोर्ट और अकाउंट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। और कब पेश किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होते ही 9 महीनों के अंदर अंदर, विद इन 9 मंथ्स इन ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट पेश की जाती है पार्लियामेंट के सामने, अगर ग्रांट की अमाउंट 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज ग्रांट्स इन एड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, और इनके जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये एडमिसिबल किस बेसिस पे होते हैं? उस और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की टोटल स्ट्रेंथ देखी जाती है, और किस बेसिस पे? जो प्रीवियस ईयर के 31 मार्च तक उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है एम्प्लॉयज़ की, उसके बेसिस पे ये कंसीडर किया जाता है। और अमाउंट कितना कंसीडर किया जाता है? मैक्सिमम 75 पर हेड पर एनम, यानी कि 75 रुपीज़ मिलते हैं पर पर्सन को पर एनम। रिक्रिएशनल क्लब्स को सेटअप करने के लिए वन टाइम ग्रांट मिलती है, और वो भी कितनी? मैक्सिमम 50,000। ये इस बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। रिक्रिएशनल क्लब खोलने के लिए कितना मिलता है? वन टाइम ग्रांट मिलता है, और वो भी 50,000 का मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे ग्रांट्स इन एड का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा इस चैप्टर में बस लोन्स का टॉपिक बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसे अच्छे से कर लेना। थोड़ा चैप्टर डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई थिंक मैंने इसको आपके लिए बहुत इजी कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।